हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्यशाला। और हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जो हम आर एस शर्मा की कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं, उसमें ये लेक्चर नंबर 7 है। और इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। पिछले 5 जो थे वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे जितने ज़्यादा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज्यादातर जो साइट्स हैं इसकी वहां थी, वहां ये फली फूली। और जो हम अब तक पढ़ रहे थे चालकोलिथिक पीरियड, हमने पिछले भी लेक्चर में चालकोलिथिक पीरियड की बात की थी। तो ये उससे पुरानी सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, अ, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 1921 में पहली बार हड़प्पा शहर खोजा गया, तो उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम कर दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको इंडस सिविलाइजेशन वैसे बोलना ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे थी, बसी थी। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं क्योंकि पहला शहर जो था वो वेस्ट पंजाब, आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ का एक शहर हड़प्पा जो खुदाई में मिला था, तो उसके नाम पर ये पड़ गया। किस किस पार्ट में फैली हुई थी? पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ वेस्ट यूपी यानी मेरठ का इलाका, वहां तक ये फैली हुई थी। यानी अगर हम नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में जम्मू से लेकर, अगर हम भारत की बात करें तो नॉर्थ में जम्मू से लेकर, और साउथ में कहाँ तक? ये थी नर्मदा नदी तक, नर्मदा के किनारे तक इसकी साइट्स थी। और अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो ईस्ट में बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है, और वेस्ट में बलूचिस्तान, और ईस्ट में आपका मेरठ, यहाँ तक ये पूरी फैली हुई थी। इस तरीके से इसका फैलाव था। तो अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी एरिया के मामले में। और इसके पैरेलल कुछ और सभ्यताएं चल रही थी, जैसे इजिप्ट की सभ्यता, बहुत फेमस, कुछ मामलों में बहुत ही ज्यादा उन्नत। और मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया की बात करें तो आज का क्या है? आज का सीरिया कह सकते हो आप, आज का इराक कह सकते हो, आज का टर्की कह सकते हो। तो यहाँ पर पूरी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता फैली हुई थी। तो अगर कुछ मैप में देखें हम तो कौन कौन से कुछ है? राखी गढ़ी, आपको पता है राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी मेरठ, हरियाणा में है। और मोहनजोदड़ो ये आप देख ही रहे हैं। और इसके अलावा कोट दीजी, चनहुदड़ो, और इसके अलावा धौलावीरा जो राजस्थान में है, सुरकोटड़ा ये भी राजस्थान में है। और इसके अलावा लोथल ये गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में, सुरकोटड़ा राजस्थान नहीं, गुजरात। और राजस्थान में कालीबंगा साइट है, कालीबंगा। तो अभी इसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन ये कुछ शहर हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक बार लोकेशन देख लीजिए। हड़प्पा नॉर्थ में है, मोहनजोदड़ो साउथ में है। तो सबसे पहला शहर जो मिला था वो ये था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शहर इसका मोहनजोदड़ो ही था। ऐसे ही ये आप देखिए, रोपड़ पंजाब में है, बनावली ये हरियाणा में है, हिसार में। ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि साइट कहाँ है। मांडा जम्मू में है। तो ये कुछ साइट सिविलाइजेशन थी। इजिप्ट की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी आज भी बहती हैं, उनके बीच में ये फैली हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इधर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप एरिया देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया। और मेसोपोटामिया का छोटा ही है, और इजिप्ट का भी इससे छोटा ही है। और ये उसी समय पे एक सभ्यता और चल रही थी चीन में, हुआंग वैली में एक और सिविलाइजेशन। तो इसके अब तक हमें लगभग 1500 साइट्स मिल चुके हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के। इनमें 6 महत्वपूर्ण शहर थे। शहर 6 ही थे जो अब तक मिले हैं हमें। बाकी अ, महत्वपूर्ण शहर नहीं थे वो, कुछ गांव जैसा इलाका, कुछ छोटे छोटे साइट्स ऐसा मिला है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो तो हैं ही हैं। इसके अलावा 4 साइट्स और हैं, 4 शहर और हैं। पहला चनहुदड़ो, अभी मैंने दिखाया आपको चनहुदड़ो कहाँ था। चनहुदड़ो ये देखिए आप, ये शहर था ये भी।
और चनहुदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो के साउथ में, ये सिंध प्रांत जो है आज का, वहाँ पे एक शहर था। लोथल की बात करें तो आज के गुजरात में, और खम्बात की खाड़ी के बिल्कुल किनारे, यानी कि ये कोस्टल शहर था लोथल। आप ये देखिए, ये जो है ये खम्बात की खाड़ी है, ये आपको पता होगा। ये खम्बात की खाड़ी है, और यहीं से ट्रेड भी करते थे ये लोग लोथल में। अभी हमें डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड कहने का मतलब पानी के जहाजों के रुकने की जो जगह होती है, गोदी जिसे बोलते हैं। और एक शहर था कालीबंगा, ये राजस्थान में है। कालीबंगा का मतलब ब्लैक बंगाल, और काली चूड़ी मतलब कालीबंगा उसी के नाम पे पड़ा। एक बनावली शहर था आज के हिसार में, यानी हरियाणा में। यहाँ पे इसकी क्या खास बात है बनावली की? यहाँ रेडियल स्ट्रीट मिली है आपको। रेडियल स्ट्रीट कहने का मतलब ऐसा है कि अ, ऐसी स्ट्रीट है जो, जैसे ऐसी गोलाकार स्ट्रीट होंगी, और कोई भी सड़क आएगी वो यहाँ आके जरूर मिलेगी। आप चौराहा समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रीटियाँ मिली है, इसके लिए ये खास पहचाना जाता है बनावली। ये केवल यही मिला है इस पूरी सभ्यता में। और ये जो 6 शहर थे, ये बताते हैं कि जो ये सभ्यता थी अपने मैच्योर फेज में थी, तब ये शहर बन के तैयार हुए थे। और इसके अलावा कुछ और कोस्टल सिटी और थी इन 6 के अलावा, जैसे सुतका, गैंडोर और सुरकोटड़ा। अ, ये भी दिखाया था मैंने, सुरकोटड़ा और सुटका गैंडोर। सुरकोटड़ा ये देखिए आप गुजरात में, और इसके अलावा सुरकोटड़ा, और इसके अलावा एक था सुटका गेंदौर। और जो लास्ट का फेज अगर हम देखें तो रंगपुर और रोजदी, ये 2 शहर यहाँ मिलते हैं। टाउन प्लानिंग की बात करें तो यहाँ सिटाडेल पाया जाता है कुछ शहरों में, जिसे हम एक्रोपोलिस भी बोलते हैं। तो सिटाडेल का मतलब क्या है कि कुछ जो है ऊंची हाइट पे बसा हुआ था शहर का कुछ पार्ट, और कुछ नीची हाइट पे था। ऊंची हाइट का मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे या रिच पर्सन जो थे वो वहां रहते थे, और नीचे जनरल पब्लिक रहा करती थी। तो ऐसे सिटाडेल मिले हैं हमें। और हड़प्पा के अंदर हमें 6 ग्रेनरी मिली है, यानी अनाज को भरने का जो जगह होती है ग्रेनरी। तो यानी अनाज अच्छे से उगाया जाता था यहाँ पे, और लगभग हर साइड पर हमें ग्रेनरी मिली है, यानी अनाज की प्रचुरता थी। और इसके अलावा ग्रिड सिस्टम था। आपको पता है ग्रिड सिस्टम मतलब जो सड़कें थी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करती थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा सड़क और घर बने हुए थे। तो ये ग्रिड सिस्टम है। आप देख भी सकते हैं, जैसे ये ग्रिड सिस्टम है। आप देख रहे हो घर एकदम समान रेशियो में बने हुए हैं। और गली जो है ये बिल्कुल एकदम फिक्स, आड़ा तिरछा कुछ नहीं है। हर गली एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगी। ये होता है आपका ग्रिड सिस्टम। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी थी अ, इस सभ्यता के अंदर। तो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्प्रूव्ड सिविलाइजेशन थी। और एक मोहनजोदड़ो में आपको ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ ये क्या है? ये एक ऐसी, एक ऐसा आप समझ सकते हैं कि रिलीजियस एक प्लेस है ग्रेट बाथ। अभी भी इसमें मतलब कोई किसी तरह की कोई खराबी नहीं आई है, जबकि इतना हजारों साल पुराना हो चुका है। खुदाई के समय जब ये मिला है, तो इसे देखकर पता लगता है कि यहाँ पर लोग एक स्पिरिचुअल बात लेने आते थे। जैसे हमारे यहाँ पर अभी गंगा में स्नान को माना जाता है कि शुद्धि हो जाती है, ऐसे ग्रेट बात जो था, वहाँ पे बहुत लोग जमा होते थे। और उसके आसपास में कपड़ों के बदलने का भी स्थान है, कि किसी त्योहार विशेष पे लोग आते होंगे, और मेल और फीमेल सबके लिए अलग अलग वहाँ पर कपड़ों के बदलने की जगह भी बनी हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक प्लेस है ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो शहर में जो हमें मिला है। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा स्ट्रक्चर मिला? कई बार हमें लगता है ग्रेट बाथ सबसे बड़ा है। नहीं, हमें हड़प्पा के अंदर एक ग्रेनरी मिली है, अनाज को भरने की जगह, वो सबसे बड़ी अब तक की मिली हुई साइट है। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था इनका। क्यों? क्योंकि अ, हर घर से बाहर नाली में पानी ले जाने की व्यवस्था थी। तो ड्रेनेज बहुत शानदार था, घर में इकट्ठा नहीं रहता था या घर के बाहर नालियों में नहीं रहता था।
और ये नालियां बहुत चौड़ी चौड़ी थी, गहरी थी, और इनको ऊपर से ढका भी जाता था। कई बार ईंटों से ढका जाता था और कई बार स्टोन के स्लैब से ढका जाता था। और नालियों में जगह जगह, सड़कों पे जगह जगह मैन होल भी बने हुए थे, जैसे आज हमारे यहाँ पर बने हुए होते हैं। और इसके अलावा कालीबंगा में कुछ ऐसे घर मिले जिनके अपने खुद के कुएं भी थे। और बनावली में बात करें, कालीबंगा राजस्थान में, आप समझ सकते हैं कि उस समय वहां पर पानी शायद प्रचुर मात्रा में रहा होगा, जब भी हर घर में वहाँ कुएं थे। आज पानी की कमी है। बनावली की बात करें, बनावली हरियाणा में है, हिसार में। यहाँ पर कुछ गलियां मिली हैं, कुछ ड्रेन्स मिले हैं। खेती की बात करें तो बहुत उपजाऊ जमीन थी। आज अगर आप हड़प्पा सभ्यता की आज की जमीन को देखते हैं तो वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, क्योंकि वहां से सब पेड़ खत्म हो चुके हैं। नदियां भी अ, उतनी नहीं रही जितनी उस समय पर थी, सभ्यता के समय पर। तो तब ये फर्टाइल लैंड था, और बहुत ज़्यादा वेजिटेशन था, पेड़ थे, तो इसीलिए रेनफॉल भी अच्छा खासा होता था। और ये लोग जो लकड़ी थी पेड़ों की, उसको सप्लाई भी करते थे दूसरे शहरों में। वो किसके लिए? कि ये बर्न्ड ब्रिक्स यूज करते थे। ईंट जो होती थी उसको ये भट्टे में गर्म करते थे जिससे मजबूत हो जाए। ये यहाँ की विशिष्टता थी। बाकी जो सभ्यताएं इस समय पर चल रही थी, जैसे मेसोपोटामिया हो या फिर इजिप्ट की सभ्यता हो, यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक्स की, इजिप्ट में तो बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ तो अ, गारे की मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाता था, गारे की ईंट, घर बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए। लेकिन मेसोपोटामिया में कुछ हद तक मिली है हमें बर्न्ड ब्रिक्स, लेकिन उतनी नहीं जितनी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मिली है। तो ये सप्लाई करते थे, इतनी लकड़ी थी इनके पास। और ये वीट, बार्ले, राई, पीस, सीसम, लेंटिल, चिकपी, मस्टर्ड सब कुछ उगाते थे। और टैक्स के रूप में ये अनाज लेते थे, और किसी को पेमेंट भी करनी है तो अनाज ही देते थे। इसके अलावा हमें खेती का और ज्यादा पता लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें हल मिला है, लकड़ी का हल। और हमें जुता हुआ खेत भी मिला है कालीबंगा में। इसके अलावा कैनल इरिगेशन एब्सेंट था, यानी कि नहरों से सिंचाई का कोई भी प्रमाण हमें नहीं दिखाई देता कि कोई नहर खुदी हुई थी। नहीं, कुओं से ही होती थी सिंचाई। इसके अलावा लोथल में, लोथल यानी गुजरात में, हमें चावल दिखाई दिए हैं कि चावल थे वहां पे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में ग्रेनरी थी, हड़प्पा में ग्रेनरी थी, कालीबंगा में ग्रेनरी थी। इसके बारे में बता ही दिया कि हर बड़े शहर में ग्रेनरी पाई गई, यानी अनाज के भंडार के लिए जगह। और ये कॉटन उगाने वाला सबसे पहली सभ्यता थी। कॉटन को जो ग्रीक लोग थे वो सिंदोन कहने लगे थे, सिंदोन। क्यों? मतलब ये जगह थी एक, सिंदोन, सिंध, सिंध से इन्होंने सिंदौन बोलना शुरू कर दिया। सिंदौन यानी वो जगह जहाँ पर कॉटन उगाया जाता था, तो ग्रीक लोग उसे सिंदौन बोलते थे। मैंने बताया कि वेल, कुएं से ही ये इरिगेशन करते थे, कुएं के पानी से। और हमें धौलावीरा गुजरात में पानी का रिजर्वोयर भी मिला है, यानी पानी को ये लोग कंजर्व भी करते थे, उसके प्रति भी सचेत थे। कई बार हो सकता है कि पानी की किल्लत हुई है कुछ जगहों पर, तो इन्होंने वाटर के रिजर्वोयर बनाने भी शुरू कर दिए थे। और नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो लगभग हर एनिमल को ये डोमेस्टिकेट करते थे, सिर्फ एक घोड़े को छोड़कर। घोड़े के बारे में अभी कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। ऑक्स, बफेलो, गॉट, शीप, पिग, कैट, डॉग, एसिस एंड कैमल्स, ये सब डोमेस्टिकेट करते थे। और हम्प बल इनके लिए सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि मान्यता प्राप्त है। हो सकता है कि ये लोग उसकी पूजा भी करते हैं, हम्प बल, यानी कि बैल जिसका कुबड़ निकला हुआ हो। आज भी उसको बहुत जगह पर हम रिलीजियसली उसे देखते हैं। तो उस समय पर भी ये था, ऐसा माना जाता है। हॉर्स के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि हाँ, हॉर्स भी कई जगह पर इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था। और लोथल में एक टेराकोटा की, यानी टेराकोटा एक लकड़ी जैसा, लकड़ी नुमा एक खिलौना बनाया जाता है, तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। और उसमें कुछ हॉर्स की आकृति दिखी है, लेकिन हम उससे स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते कि हॉर्स को ये लोग पालते थे या नहीं। सुरकोटरा में भी हमें हॉर्स मिला है। सुरकोटरा एक बार फिर देख लीजिए, ये सुरकोटरा, धौलावीरा के जस्ट नीचे सुरकोटड़ा।
और एलिफेंट्स भी मिले हैं। एलिफेंट्स को पाला जाता था गुजरात में, बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण मिला है उसका। और जंगली सुअर, हिरन, घड़ियाल, इन सब के बारे में ये जानकारी रखते थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ब्रॉन्ज एज से संबंधित था। आपको पता है कि ये ब्रॉन्ज एज था। अब कॉपर एज को हम पीछे छोड़ आए हैं, ब्रॉन्ज एज में प्रवेश कर चुके थे ये लोग। कॉपर फेज चल रहा था चालकोलिथिक जगह पर, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रॉन्ज में पहुंच चुके थे और ये उसका यूज करना जानते थे, उसको बनाना भी जानते थे। और लेकिन कॉपर की कमी थी इनके पास। ये कॉपर कहाँ से लेते थे? खेतड़ी से लेते थे। और टिन कहाँ से मंगाते थे? ये अफगानिस्तान से, क्योंकि कॉपर में टिन मिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये अफगानिस्तान से मंगाते थे, क्योंकि टिन इनके पास नहीं था। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ब्रॉन्ज का इस्तेमाल नहीं दिखाई देता है। सो कॉटन दिखाई दिया है, कॉटन का कपड़ा मिला है मोहनजोदड़ो से। तो कॉटन तो ये उगाते ही थे, तो उससे आपको पता लग सकता है कि हाँ, कपड़ा बनाना भी ये लोग जानते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी क्राफ्ट थी वो क्या थी? ईंटों को ले करना, ईंट बनाना, ईंटों को बिछाना, उसके लिए माहिर थे ये लोग। इसीलिए सड़कें अच्छी थी, घर अच्छे बनाते थे। और बोट बनाना जानते थे ये। और बीड बीड यानी कि जो ज्वेलरी होती है उसमें जो बीड का इस्तेमाल होता है, उसको बना बना के ये लोग बाहर भी भेजते थे, ट्रेड भी करते थे। सील बनाते थे ये। सील, बहुत सारी सील मिली है, सील बनाने में ये लोग माहिर थे। और टेराकोटा के कुछ फिगर मिले हैं, खिलौने मिले हैं। और सिल्वर, गोल्ड, स्टीएटाइट, इनकी ज्वेलरी मिली है। नेक्स्ट इज ट्रेड। तो ट्रेड के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? देखो, मेटल के सिक्के तो अभी चलने शुरू हुए नहीं थे। ये बार्टर एक्सचेंज करते थे, यानी जैसे अनाज के बदले अनाज, ऐसा कुछ, सामान के बदले सामान, यही तो होता है बार्टर एक्सचेंज। तो वो करते थे ये लोग। और ये ट्रेड कोस्टल ट्रेड भी करते थे और लैंड से भी करते थे। और लैंड से अगर करना है तो बुलक पार्ट में करते थे, बैलगाड़ियों में भर के सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, क्योंकि ये पहिए के बारे में जानते थे। और अगर नेविगेशन करना है इन्हें तो अरेबियन सी कोस्ट में होते हुए ये दूसरे शहरों पर लेके जाते थे। और मेसोपोटामिया से हड़प्पा की सील मिली है, तो उससे पता लगता है कि इनका ट्रेड आपस में होता था। ये मेलुहा है, मेहुला नहीं। ये मेलुहा शहर था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के साथ। और कुछ शहर थे जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे बसे हुए थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इन दो नदियों के किनारे ही बसी हुई थी, इन दोनों के बीच में ही थी। तो जो कोस्टल सिटी थे उनके साथ ट्रेड होता था। और जो मेसोपोटामिया के कुछ टेक्स्ट मिले हैं उनमें दो शहरों की बात होती है, एक दिलमन और एक मकान। तो दिलमन का मतलब ऐसा माना जाता है कि आज का जो बहरीन राष्ट्र है वो था। और मकान जो था वो अ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही कोई शहर था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ एक भी मंदिर अब तक नहीं पाया गया। इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पूजा नहीं होती थी, पूजा होती थी। जैसे हमें ग्रेट बात मिला है, पूजा के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मंदिर अभी तक नहीं मिला। तो ऐसा माना जा सकता है कि वहाँ कोई प्रीस्टली क्लास नहीं रही होगी। जब मंदिर ही नहीं है थे तो प्रीस्टली क्लास का क्या काम? तो इसलिए जो मेनली रूल रहा होगा वो मर्चेंट लोग करते होंगे, क्योंकि मूलतः ये लोग व्यापारी ही थे। इस सभ्यता में ज्यादातर लोग व्यापार ही करते थे, खेती करते थे। तो व्यापारी लोग ही शायद इसको चलाते थे। और आग की पूजा होती थी, ऐसा लोथल में हमें दिखाई देता है। और टेराकोटा फिगरीन हमें वीमेन के मिले हैं, तो इसका मतलब हमें वीमेन की भी पूजा होती थी, यानी गॉडेस की भी पूजा होती थी, ऐसा पता लगता है। और एक ऐसा टेराकोटा फिगर मिला है जिसमें कि वीमेन के एम्ब्रियो से एक पेड़ उगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो वीमेन थी ये धरती माता है, ऐसा माना जाता है कि हमने धरती को गॉडेस के रूप में तभी से पूजना शुरू कर दिया था। और प्लांट से पता लगता है कि पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा पूजा थी, यानी इस तरह की पूजा होती थी, नेचर वर्शिप। और
अर्थ को एक फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में देखा जाता था। इसी तरीके से जो इजिप्शियन सभ्यता थी, वहां पर भी नील नदी को आइसिस गॉडेस के रूप में पूजा जाता था। और अगर मेल डेटी की बात करें तो एक पशुपति महादेव की सील मिली है। मतलब एक योगी हैं जो बैठे हुए हैं, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के बैठे हुए हैं, और उनके आसपास हाथी है, और टाइगर है, और राइनो है, और इसके अलावा अ, एक बफेलो नीचे बैठी हुई है उनके सिंहासन के, और दो हिरन भी बैठे हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधे सबकी ये लोग पूजा करते थे, मेनली नेचर वर्शिप होती थी। ऐसे ही एक कोई देवता हैं जो कि पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच में बैठे हुए हैं। और दूसरा, दो जानवर थे जिनकी बहुत ज्यादा मान्यता थी, एक यूनिकॉर्न और हम्प्ड बल, यानी बैल ही हैं दोनों अलग अलग तरीके के, इनकी बहुत ज्यादा मान्यता थी। अथर्ववेद ऐसा माना जाता है कि वो शायद नॉन आर्यन लोगों ने लिखा, यानी कि बाकी जो वेद हैं वो तो ऐसा माना, उसके बारे में तो कंफर्म है कि आर्यन लोगों ने लिखा, लेकिन अथर्ववेद के बारे में ऐसा मानते हैं बहुत हिस्टोरियंस कि शायद नॉन आर्यंस ने वो लिखा है। तो उसके अंदर कुछ एमुलेट्स के बारे में जिक्र है। एमुलेट्स मतलब कि ये भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, और उसको दूर करने के लिए ये धागा बांध देना या इस तरह का कुछ, जैसे आज भी बहुत जगह किया जाता है। तो वो ये लोग करते थे, और इसका अथर्ववेद में जिक्र है। तो ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि शायद अथर्ववेद जो है वो शायद इन्हीं के वहां से कुछ प्रेरित होकर लिखा गया है। इसके बारे में कोई स्पष्ट इसके प्रमाण नहीं है। स्क्रिप्ट की बात करें तो ये लिखना जानते थे, और इनकी जो स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक को हम अभी तक रीड नहीं कर पाए। तो स्क्रिप्ट थी वहां पर। अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट थी ही नहीं, मतलब वो राइटिंग जानते ही नहीं थे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज वेट्स एंड मेजर। तो इनका जो वेट था वो 16 के मल्टीपल में होता था। जैसे आज तक भी, कुछ समय पहले तक भी, देश की आज़ादी के समय के बहुत समय बाद तक भी यहाँ पे 16 आना चलता था, है ना। आना चलता था मतलब, और 16 आना 1 रुपए के बराबर होता था। तो ऐसे ही शायद ये जो 16 आना की परंपरा है वहीं से आई हो, क्योंकि 16 के मल्टीपल में ही वहां पर वेट्स होते थे, या फिर जो करेंसी बार्टर एक्सचेंज जो होते थे वो 16 के मल्टीपल में ही होते थे। आर्ट ऑफ मेजरमेंट वो जानते थे, कपड़ा कैसे नापना है, या जो भी चीज मापनी हो, जमीन मापनी है, उसका उनके पास था। और उसके लिए उनके पास कुछ ब्रॉन्ज का कोई ऐसा कोई ऐसी रॉड मिली है जिससे वो नापने के काम में लेते। पॉटरी की बात करें तो पॉटरी पे तमाम तरह की डिजाइन पाई गई हैं, जैसे पेड़ हैं, कुछ सर्कल हैं, आदमी के कुछ चित्र हैं। और सील का जैसे बताया, सील वहाँ बहुत अच्छी सील बनाई जाती थी उस समय पर। और सील्स पे ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया गया वन हॉर्न बुल, जिसको वो बहुत रिलीजियसली देखते थे। और उसके अलावा बफेलो, टाइगर, राइनो, गॉट, एलिफेंट, ये सबको सील पे प्रिंट करते थे। और एक मेटल की इमेज मिली है, और जिसमें कि एक विमेन वो डांस कर रही है, वो काफी फेमस इमेज है, आपने देखी भी होगी, और ब्रॉन्ज की है वो, और वो अभी भी म्यूजियम में रखी भी हुई है। इसके अलावा टेराकोटा की कुछ फिगरिंग्स हमें मिली हैं। टेराकोटा फिगरिंग्स एक्चुअली होता क्या है कि जो मिट्टी है उसको आप फायर पे बेक करोगे, अच्छे से पकाओगे, तो एक मजबूत सी एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, और उसको मतलब शेप दे देते हो आप ऑलरेडी, तो वो टेराकोटा फिगरिन उनको बोला जाता है। और उसके आप टॉय बना सकते हो, या फिर कुछ पूजा करने के लिए आपको कोई मूर्ति बनानी है वो बना सकते हो, तो वो काफी पाई गई है। और जो चिड़िया, कुत्ता, भेड़, अलग अलग जीव जंतु, बंदर, वो सब खिलौने के रूप में टेराकोटा के बनाए जाते थे। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 2500 से लेकर 1750, ये इसका टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो लगभग कितने वर्ष? ये लगभग 750 वर्ष ये चली, लगभग। और
इसका जो मैच्योर फेज था वो 2200 से 2000 बीसी तक है, उसके बाद ये डिग्रेड होनी शुरू हो गई थी। तो 1750 बीसी के आसपास जो दो बड़े शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। वहाँ जो शहरीकरण जो अपने पूरे चरम पे था वो खत्म हो गया। फिर जो लास्ट फेज आया 1750 के आसपास का, वहां पे क्या हुआ कि कुछ बाहर के नए लोग धीरे धीरे वहां रहने आने लगे थे। और बहुत लोग कहते हैं, बहुत हिस्टोरियन कहते हैं कि जो आर्यन थे, ऋग्वैदिक आर्यन, वही लोग यहाँ आके धीरे धीरे रहने लगे थे। क्यों? क्योंकि ये जो जगह थी बहुत उपजाऊ थी। तो जो लोग माइग्रेट करते थे इधर से उधर, वो कहाँ जाके रुकेंगे? नदियों के किनारे, जहाँ अच्छी उपजाऊ जमीन हो, खेती हो सकती हो। तो ये 7 नदियों का समूह था यहाँ पर। अ, आपको पता है, सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये सब नदियां यहाँ पे थी। तो लेकिन इसका कोई बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि आर्यंस लोग ही यहाँ आए थे। क्यों? क्योंकि अगर आए थे तो कोई युद्ध हुआ होगा, युद्ध हुआ था तो कोई प्रमाण मिलना चाहिए युद्ध का। एक जगह पर बहुत सारी लाशें मिलनी चाहिए, बहुत सारे हथियार मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ मिला नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन इसके और भी कारण बताए जाते हैं कि ये जो पूरी सभ्यता थी क्यों खत्म हुई। सबसे पहला एक बहुत हिस्टोरियंस का एक पूरा ग्रुप है, वो कहता है कि धीरे धीरे क्या था कि मिट्टी की सैलिनिटी बढ़ने लगी थी। तो मिट्टी की सैलिनिटी बढ़ेगी तो वो कम उपजाऊ होती चली जाएगी, नमकीन मिट्टी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। और उस समय पर शायद टेक्निक ना रही हो कि जो मिट्टी नमकीन हो जाए उसको दोबारा उर्वरक कैसे डाल के कैसे फिर से ठीक किया जाए। तो शायद इसलिए धीरे धीरे उनकी कृषि कमजोर हुई, कृषि कमजोर हुई तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। सेकंड, कि हो सकता है कि फ्लड बहुत आए हों। वैसे भी हर साल वहाँ फ्लड आते थे, इसके पूरे प्रमाण है। हर साल वहाँ फ्लड आते थे, और नवंबर के आसपास क्या होता था कि ये लोग अपने बीजों को डायरेक्ट, जो इनके खेत थे, जो नदी के किनारे जो खेत थे, वहाँ ये बीज डाल दिया करते थे। और उसके बाद ही इन्हें किसी चीज कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी, इतनी उपजाऊ मिट्टी होती थी कि लगभग अप्रैल महीने ये अपनी फसल काट लेते, जिससे पहले कि फ्लड आए उससे पहले ये अपनी फसल को काट लिया करते थे। लेकिन फ्लड बहुत ज्यादा आने लगे शायद इसलिए ये जगह रहने लायक नहीं बची, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तीसरा, आर्यन इन्वेजन का भी कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ था जिसकी वजह से ये पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। तो ये था इस चैप्टर में। और ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें हमने जो आर एस शर्मा में दिया हुआ है वो खत्म हो चुका है। और कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के लिए हमारी जो अलग सीरीज चल रही है जहाँ हम प्रीलिम्स की स्पेशल तैयारी करा रहे हैं, तो वहाँ पर हम जो ऐसे फैक्ट हैं जो यूपीपीसीएस में जनरली पूछे जाते हैं वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।